नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस लेक्चर में यूपीपीएससी लेक्चरर एई और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए उपसर्ग पढ़ेंगे। आप इसमें जब उपसर्ग आज पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपको इसके बाद में रटना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आप पहचान लेंगे कि कैसे कौन से किसके लिए कौन सा उपसर्ग होगा। जब भी क्वेश्चन कोई भी आएगा, आप तुरंत उसका आंसर निकाल लेंगे और आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ज़रा सा भी आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत सारे शब्द जो हैं रटते रह जाते हैं और आप फिर ध्यान से तब भी आपके गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं उपसर्ग क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें होती हैं। हमारे शब्द जो होते हैं, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आपने सिर्फ इतना तो जानते ही होंगे सभी लोग कि उपसर्ग जो है वो शब्दों के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो हमारा किस में लगता है? शब्दों के आखिरी में, अंतिम में लगता है, जोड़ा जाता है। तो जो है वो हमारे प्रत्यय होते हैं। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग सब जो है वो शब्दांश को कहा जाता है या अव्यय को कहा जाता है। अव्यय जानते हैं आप? अव्यय मैंने आपको इससे पहले बताया है कि अव्यय होता है, अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो उपसर्ग वो अव्यय होते हैं या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के साथ में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। उसमें क्या होगा? आपका उसके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन आ जाएगा। देखिए उसमें क्या होगा, ये वो देखेंगे अभी आगे देखते हैं। इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इस जो उपसर्ग होते हैं उनका स्वतंत्र प्रयोग अलग से नहीं करेंगे। अभी सब जब आप उपसर्गों को देखेंगे तो आपको अच्छे से पता भी चलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हार में प्रा, वी, उप और सम ये सब जोड़ दें से तो क्या बन जाएगा? अगर प्रा को हम जोड़ देते हैं हार में आगे तो प्रहार बन जाता है, आगे जोड़ देते हैं तो विहार बन जाता है, और इसी तरीके से हम अगर उप जोड़ देते हैं तो उपहार बन जाता है, और सम जोड़ देते हैं तो संहार बन जाता है। यहाँ पर क्या है? ये प्रा, वी, उप, सम जो हैं ये सभी क्या हैं? उपसर्ग हैं। अब जब देखिए यही, अब हार अलग था, इसका मतलब इसी में ही हमने प्रा जोड़ा तो इसका अलग मतलब आया, वी जोड़ा अलग मतलब आया। तो क्या हो रहा है? इस तरह से ये क्या कर रहा है? अर्थ में परिवर्तन आ रहा है इसमें, या फिर ये किसी विशेषता बताने लगता है। जैसे कि देखेंगे अगर कर्म, कर्म में हम आगे सु लगा देते हैं तो सुकर्म हो गए, सुकर्म, और अगर उसी में ही हम कु लगा देंगे तो कुकर्म हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, कर्म की, अच्छे कर्म। तो ये हमारा क्या बताने लग गया? कर्म की विशेषता प्रकट करने लगा। तो इस प्रकार से ही आपके जो आपके उपसर्ग हैं ये विशेषता प्रकट करते हैं या फिर उसके अर्थ में पूरी तरीके से परिवर्तन ला देते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, हिंदी भाषा में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत के हैं, संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा निकल के आई है, और उर्दू भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के भी हमें जो है उपसर्ग इसमें प्रचलित हैं, आपको इसमें मिलते हैं। ठीक, कई पर जो विद्वान है हिंदी के, वो उपसर्गों को कहते हैं कि यह विशिष्ट शब्दों में विशिष्ट अर्थ भर देता है। अब विशिष्ट अर्थ जो है इसके कारण उत्पन्न हो जाता है। कुछ कहते हैं शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से भी आपको डिफिनीशन कभी उपसर्ग की पूछी भी जा सकती है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। सब जगह सब चीज़ों का शाब्दिक अर्थ जो है हिंदी में आपको पता होना चाहिए। उप माने क्या होता है? उप माने होता है समीप, समीप। और सर्ग, सर्ग माने क्या होता है? सर्ग होता है मतलब सृष्टि करना, सृष्टि करना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया? किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना, समीप और सृष्टि करना मिलकर इसका हो गया किसी शब्द के नज़दीक आकर के नया शब्द बनाना। मतलब कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में, स्टार्टिंग में आकर के जुड़ करके उसमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हमें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इस तरह से ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएंगे
अब कि कौन कौन से उपसर्ग। देखिए इसको बहुत सारे लोग जो है आपके सामने बहुत सारे लोग जिस पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि हमेशा गलती इसमें कि खूब सारे वर्ड लेंगे, अब वर्ड को देखते जाएंगे, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है, इस तरह से पढ़ते जाएंगे, खूब सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना होता। इसको अगर इस तरह से करेंगे तो कितने शब्दों को पढ़ते जाएंगे, रटते जाएंगे, नहीं रट पाएंगे उतने ज़्यादा। तो इसके लिए आपने देखा होगा, आप देखेंगे इसमें कि कितने उपसर्ग हैं, आप वो जान लीजिए कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। जब वो उपसर्ग आप जान लेंगे तो आपके सामने जैसे ही शब्द आएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और बता सकेंगे कि हाँ इसमें ये वाला उपसर्ग है, क्योंकि आपको उपसर्ग तो पता ही है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और उपसर्ग जुड़ते किस में हैं, सार्थक शब्दों में जुड़ते हैं। जब सार्थक शब्द और आप उपसर्ग को जोड़ देंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और अच्छे से पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको संधि का आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ है, अभी आगे भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ है। तो आप वो एकदम बढ़िया से उसको पढ़ा रखा है संधि को, तो आप वहाँ से संधि ज़रूर देख लीजिए। आपके भी सिलेबस में है, तो संधि आप जब देख लेंगे तो आपको इसमें और भी आसानी हो जाएगी। चाहे तो आप इससे पहले ही अभी जा कर के ही पहले ही संधि को देख लीजिए। उसके बाद जब इसमें देखेंगे, पहचानेंगे, तो बहुत सारा आपको संधि विच्छेद भी इसमें समझ में आ जाएगा और बहुत सारे संधि विच्छेद के क्वेश्चन भी करने को समझ में आ जाएंगे। साथ में इसमें आप आराम से उपसर्ग भी बहुत आसानी हो जाएगी पहचानने के लिए। और जिन्हें आती है या बाद में देखना चाहते हैं तो वो अभी भी देख सकते हैं, वो बाद में देख लें, ठीक, कभी भी जब चाहें तब। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है, 22। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। संस्कृत के टोटल उपसर्ग जो प्रयुक्त होते हैं वो हमारे 22, और हिंदी के उपसर्ग जो हैं वो कितने हैं, 13 हैं। और उसके बाद उर्दू और फारसी के उपसर्गों की संख्या हमारी 19 है, जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के उपसर्ग भी 5-6 हैं, लेकिन इनकी कोई संख्या जोड़ी नहीं जाती, गिनी नहीं जाती, इसलिए इनको छोड़ दीजिएगा। और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय जो हैं वो भी 10 हैं लगभग, हैं, ठीक। इनकी भी कोई संख्या जोड़ी नहीं जाती और पूछी भी नहीं जाती। ये जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये अव्यय जो हैं लगभग 10 हैं। इनको सबको हम पढ़ेंगे, इतने इनको सब जब आप जान लेंगे तो देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आ गई हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों से। संस्कृत के उपसर्ग प्लस ये जो संस्कृत के उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, ये टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 32। 22 प्लस 10 हो गए 32। इन सभी को हम जो है संस्कृत उपसर्ग में इसी में ही हम 32 को 32 सारे हम पढ़ लेंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं उपसर्ग संस्कृत में। संस्कृत में प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, अलम, आविर और आ, निश, निर, दुस और दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत और आभि, प्रति, परि, उप, इति, तिरस, पुरा, प्राक, प्रादुर, बहि। ये सभी आपके क्या हैं, संस्कृत के उपसर्ग। प्लस इसमें जो आपके मैंने बताया, इसमें क्या है, संस्कृत के प्रयुक्त होने वाले अव्यय जो हैं वो भी सब मिला के इसमें आपके हैं, ठीक। तो आप देखिएंगे, सबसे पहले देखिए पढ़ना कैसे होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या है, देखिए अति, जब इसमें आप इन चीज़ों के अर्थ जान लेंगे, देखिए अर्थ जान लेंगे तो इसमें बहुत ही आसानी होगी। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, आपको इसमें जितने भी ये संस्कृत से उपसर्ग बने हुए शब्द मिल रहे हैं, ये आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत सारी फायदा होगा। कि अभी जो तद्भव तत्सम इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको, इसमें आपको बहुत सारे जो हैं, जहाँ पर आपको मान लीजिए ये वाले उपसर्ग दिख जा रहे हैं, उस जगह पर वो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सब तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या है, अति, अधिक, सीमा से परे, ये चीज़ हो गई। अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है या फिर सीमा से परे होता है। तो इसका आप अर्थ समझिए, हमेशा जो उपसर्ग है उसका जब अर्थ समझेंगे तो आगे जो आपका शब्द होगा वो भी आप उसमें से अच्छे से उसको निकाल भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। क्या होगा, अति, अधिक, सीमा से परे। देखिए अतिकाल, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत या अति उत्कृष्ट और अत्याचार, इन सभी में क्या है, अति उपसर्ग है। अब अत्याचार जो है, अति प्लस आचार, जब संधि पढ़ेंगे आप तो इसमें आपको समझ में आएगा कि इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ है और इसमें कैसे इसमें अति है,
ठीक, इस वाले में तो आप पहचान लेंगे अति काल में आसानी से, अतिरिक्त में भी पहचान लेंगे, अति प्लस रिक्त इसमें भी पहचान लेंगे। ठीक, लेकिन अत्यंत में जब पहचानना होगा, थोड़ा सा पेपर कठिन बनाना होगा, तो वो आपसे अत्यंत पूछेगा, अत्युत्कृष्ट पूछेगा और अत्याचार पूछेगा। तो इसमें आप जब उपसर्ग बताएंगे तो इसमें अति है, इसमें भी अति है, अत्यधिक में भी अति है। हाँ, और ये इसमें जो डायरेक्ट सामने आपको अति अति दिख रहा है वो आप अच्छे से पहचान के बता सकते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर, स्थान में जो श्रेष्ठ होगा और अधिक, उसके लिए हम अधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अधिकरण, अधिकार या फिर अधिष्ठाता और अध्यात्म और अध्यक्ष या फिर अधिभार, ये सब हमारे क्या हैं, अधि वाले हैं इसमें। ठीक है, ये भी सब आपके जो है संधि विच्छेद जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा अधि प्लस आत्म कैसे इसमें हो रहा है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको उससे समझ में आ जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनु। ये भी उसी तरीके से है जैसे ये वाले थे, अत्यंत, उत्कृष्ट, अत्याचार, ये जो हैं वैसे ही ये भी अध्यात्म, अध्यक्ष भी उसी प्रकार से ही हैं। अब देखिए अनु, अनु में क्या है, पीछे, समान। इसमें देखिए अनु का मतलब क्या होता है, पीछे और समान, अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार। ठीक, ये हो जाएंगे अनुक्रम, इसमें सब में आपको दिख ही रहा है, अनुक्रम, अनुरूप और अनुस्वार, इनमें देखिए आपको सब में अनु दिख रहा है। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। फिर अगला आता है हमारा अप। अप क्या होता है, बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, विपरीत, इसका मतलब होता है। ठीक, अब ये देखिए इससे बने हुए शब्द क्या हैं, अपकीर्ति, अपभ्रंश दिखाई दे रहा है आपको। तो इनको जब ध्यान रखेंगे आप, अब पता चला ये शब्द आपने रट लिया, बाद में याद ही नहीं आ रहा यार कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तब उस जगह आपको कन्फ्यूजन हो रही। तो जब पहले आपको ये पता होगा कि ये उपसर्ग होता है तो वहाँ पे तुरंत ही आपको पता चल जाएगा ये शब्द आते ही कि हाँ इसमें ये उपसर्ग है। तो अपव्यय, अपहरण, ये सभी जो हैं इनमें अप उपसर्ग हो जा रहा है। अभी, अभी का मतलब होता है और या फिर पास या सामने, इनमें क्या है, अभिमुख, अभिलाष, अभिसार, अभ्यास और अभ्युदय, अभियान। अब देखिए जो आसान वाले हैं, अभिमुख, अभिलाष, अभिसार और अभियान, ये आपके डायरेक्ट आप इसमें से बता सकते हैं। लेकिन ये जो अभ्यास और अभ्युदय हैं इनमें जो है आपका क्या है, संधि दो शब्द की गई है, दो शब्दों को मिलाया गया है। ठीक, तब उस तरह से इसमें रूप परिवर्तित हो गया है संधि की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर अभ्यास और अभ्युदय ये वाले कठिन वाले जब पूछने होंगे तब इसमें पूछेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब संधि भी पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा अच्छे से। ठीक, देखते हैं फिर अगला क्या है। अगला है अव मतलब होता है नीचे, हीन या फिर अभाव या फिर पतन। तो अब उसे होता है अवगत, अवगात, अवगाह या अवनत, अवसान या अवस्था। ये सभी जो हैं आपके अव प्रत्यय से बन रहे हैं, अव उपसर्ग से, सॉरी, अव उपसर्ग से बन रहे हैं। आ का क्या मतलब होता है, तक, और, समेत, सब, तरफ से को जो है में आ रहा है। आकर्षण, आकार, आचरण और आजीवन और आरंभ। देखिए ये सब जो शब्द बन रहे हैं ये आ उपसर्ग लगा करके बन रहे हैं। फिर अलम, अलम का मतलब होता है यथेष्ट या फिर पर्याप्त। तो इसका देखिए अलंकार, अलंकृत, इससे अलम से बने हुए हैं, इसमें भी संधि हो रही है। ठीक, और इसमें भी संधि हो रही है। माँ जो है ये अंक की बिंदी में बदला जा रहा है। ठीक, अलम प्लस कृत जो है मिला के अलंकृत, अलम प्लस कार बराबर अलंकार। ठीक, इस तरह से संधि हो रही इसमें। फिर आविर, आविर में देखिए क्या है, आविर का क्या होता है, प्रकट होता है या बाहिर होता है। आविर्भाव हो गया इसका एक, फिर आविष्कारण हो गया, आविष्कार हो गया, आविष्कृत हो गया। ये सभी आपके जो हैं आविर उपसर्ग से बने हुए हैं। फिर इति, इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब ऐसा, यह या फिर अंत। तो ये इतिश्री तो बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कितने कौन सा उपसर्ग है या फिर इतिश्री। ठीक, इतिव्रत, इतिहास, इति कर्तव्य, ये भी जो हैं आपके इति से बने हुए हैं। इसी तरह से उत प्लस या फिर उद, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। ठीक, ये हो गए। फिर उद से क्या हो गया, उत्कर्ष, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न और उल्लेख। ये सभी जो हैं उत और उद से बने हुए हैं। ठीक, अब देखिए इसमें चाहें तो हम आपको क्वेश्चन भी करा दें, क्वेश्चन कराने से लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन तो ये देखिए आपके एक तरह से शब्द आपको मिल ही रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आपको जब ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी तो आप जो है बहुत ही आसानी से कोई भी शब्द आ जाएगा जो हम क्वेश्चन में नहीं भी कराए होंगे वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक, देखते हैं उप, निकट और सदृश, गौण, छोटा।
उपकार, उपदेश, उपभेद, उपयोग, उपवेद, उपनिवेश, उपासना, ये सभी जो हैं आपके उप उपसर्ग से बन रहे हैं। उपदेश, उपभेद और उपभोग और उपवेद और उपनिवेश और उपासना, ये सभी उप उपसर्ग से बन रहे हैं। इसका मतलब होता है निकट, सदस्य, गौण या छोटा। ठीक, ये सभी जो हैं आपके क्या हो गए, उप से बने हुए हो गए। प्रत्यय बार बार याद आ रहा है, प्रत्यय भी अगले में लेक्चर में जब पढ़ा देंगे तो थोड़ी भावनाएं कम हो जाएंगी, बार बार हमें प्रत्यय याद आ रहा है। निरस, हीन, तुच्छ, इसका होता है तिरस्कार, तिरोहित, तिरोभाव, निरस वो तिरस होगा, तिरस हो गया। तिरस का हीन होता है, तुच्छ होता है, तिरस्कार, तिरोहित और तिरोभाव हो जाएगा। ठीक, ये वर्तनी शुद्ध कर लीजिएगा। फिर दूर, दुर, दुस, दुह, इससे क्या होगा, दुर, दुस, दुह का क्या होता है, ये हमारा इसका मतलब होता है बुरा, दुष्ट और कठिन। इसमें देखिए दुराचार, दुष्कर्म, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ और दुर्जन, ये सभी जो हैं इनसे बने हुए, इन उपसर्ग से बने हुए हैं, जिनका मतलब होता है बुरा, दुष्ट, कठिन। मतलब इसके आगे जब ये उपसर्ग लग जाएंगे तो उसका मतलब बुरा, चार लगा हुआ है तो मतलब बुरा चार है। ठीक, मतलब कि इसका हो जाएगा आपका कि हाँ अच्छा आचरण नहीं। तो ठीक, इस तरह से दुष्कर्म, बुरा कर्म, फिर दुर्गम रास्ता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। फिर निर, निस, नी, भीतर, नीचे, बाहर, निषेध, इसका मतलब होता है निस, निर का भीतर, बाहर, निषेध, इसका मतलब हो गया निष्कृष्ट, निदर्शन और निपात, निबंध, निषेध, ये सभी जो हैं आपके निर उपसर्ग से बने हुए हैं। परा उपसर्ग देखिए क्या है संस्कृत का, पीछे, उल्टा, अनादर और नाश। पराजय, पराभाव, पराक्रम, परास्त और परामर्श जो हैं ये सभी आपके परा से बने हुए हैं। इसी प्रकार से परि देखिए, परि का क्या होता है, आसपास, चारों ओर, पूर्ण और अतिशय। इसमें क्या हो जाएगा, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिणाम और परिधि जो हैं ये सभी आपके परि उपसर्ग से बने हुए हैं। इसी प्रकार से प्रा देखिए, प्रा का होता है अधिक, आगे और ऊपर, इसका मतलब होता है ये जब इसमें लगा देंगे प्रकाश हो गया, प्रख्यात हो गया, प्रचार, प्रबल और प्रस्थान हो जाता है। फिर प्रति, प्रति का मतलब होता है विरुद्ध, विरोध और प्रत्येक, इसमें हो गया प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष और प्रत्युपकार, इसका हो जाएगा। फिर देखिए अगला पुरा, उपसर्ग से क्या होता है, पूर्व काल में या अनादि, पुरा काल, पुरातत्व, पुरातन, पुरा लिपि और पुरावशेष, ये देखिए सब तो शब्द आप जो हैं बार बार पढ़ते रहते हैं और इनका इस्तेमाल किया भी जाता है। अगर आपने हिंदी नहीं तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें भी पुराने टाइम के लिए पुरातन, पुराकाल, पुरातत्व और इन सभी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूर्व काल में, अनादि, इसका मतलब होता है। फिर अगला है हमारा प्राक, प्राक का क्या मतलब होता है, पहले का, प्राकथन, प्राकर्म, प्रागैतिहासिक, जो इतिहास का से भी पुराना हो उसे पहले का, इतिहास लिखे जाने से पहले का प्रागैतिहासिक काल होता है। तो ये आपका क्या हो गया, मतलब इसका पहले का, प्राक का। फिर प्रादुर, प्रादुर का होता है प्रकट, बाहिर, इसका हो गया प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। ठीक, फिर उसके बाद बही, बही का मतलब होता है बाहर, बहिर्द्वार, बहिष्कार और बहिरंग, इस तरह से इसके हो जाएंगे। इन सबको आपको याद रखना है। बहिर, जब ये 22 और 19 इस तरह से ये आपको उपसर्ग 2-3 बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप उपसर्ग छांटने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। वी का मतलब भिन्न, विशेष, अभाव और बाकी जितने इसमें शब्द दे रखे हैं ये सभी शब्द आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में आए गए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ये इनको भी सबको ऐसे मत लीजिएगा कि मैंने बस किसी भी एग्जाम्पल को आपको इसमें रख लिया। ये सभी शब्द आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो भी पीसीएस के ही एग्ज़ाम्स में, चाहे और अच्छे ही आरएएस के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। फिर वी से क्या हो गया, विकास, विज्ञान और विवाद और विशेष। सम और सन से क्या होता है, अच्छा, साथपूर्ण, संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष। ये सभी क्या हो रहे हैं आपके सम और सन से बन रहे हैं। इसका मतलब अच्छा और साथपूर्ण होता है, संकल्प, संगल्प और संग्रह और संतोष। ठीक, फिर उसके बाद सु का मतलब अधिक, अधिक, अच्छा। इसका क्या होगा आपका सुकर्म, सुकृस्त और सुगम, सुलभ, स्वागत। ये सभी आपके शब्द हैं। इसी प्रकार से स्वागत देखिए ये कैसे बन रहा है, इसका भी संधि विच्छेद से समझ में आएगा। सु प्लस आगत होता है इसका।
जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सु प्लस आगत जो है उ और आ मिल करके आपके स्वागत बना रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, तो ये चीज़ संधि विच्छेद भी जरूर देख लीजिएगा। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके में भी है। फिर आगे आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कितने बताए आपको हमने? हिंदी के उपसर्ग आपको हमने बताया 13 संख्या होती है इनकी। कौन कौन से हैं 13? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। आ होता है, अद होता है, अन, उ, उन, औ, कु और दू, नी, भिन और भर, सा और सु, ये सब 13 आपके हिंदी उपसर्ग है। इसी तरीके से हिंदी वाले उपसर्ग का देखेंगे, जहाँ आ लगा दिया उसका मतलब अभाव हो जाता है या निषेध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अचेत, अजान, अथाह और अबेर, ये सभी जो हैं आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं आपके। इसी तरह से अनमोल, अनमोल भी बहुत बार पूछा गया है। अनोखा, ये सभी जो हैं आपके आ से बने हुए शब्द हो गए। फिर उसके बाद में अध, अध मतलब आधा, अध कच्चा, अध पई, अध पका, अध सेरा, अध मरा, अध खिला, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। अध जला, अध कचरा और अध कहा, ये सभी शब्द आपने सुने होंगे या फिर पढ़े जरूर होंगे। इस तरह से ये सब अध से बनते हैं, इसका मतलब आधा होता है। अन, अन का मतलब क्या है? अभाव, अनजान, निषेध, ये सभी जो हैं अन उपसर्ग से बने हुए हैं। अब अन का मतलब अनहित, अनिच्छा, अनसुनी, अनपढ़। देखिए इनका मतलब क्या हुआ? अभाव, अनजान और अनिषेध होता है अन का अर्थ, और अनहित, अनिच्छा, अनसुनी और अनगढ़, ये सभी जो हो गए आपके अन वाले हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं ऊ से अलग, बाहर, उनिंदा, उचक्का, ये सभी जो हैं आपके ऊ प्रत्यय उपसर्ग से बने हुए हैं। उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग आगे लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बार बार मेरे मुंह से प्रत्यय निकल जा रहा है। ठीक, उन, ये हम सभी सिर्फ उपसर्ग की बातें अभी कर रहे हैं, प्रत्यय की बातें अगले लेक्चर में करेंगे। उन मतलब एक काम, 19, 29, एक कम, 19, 29 मतलब 29 मतलब 30 से एक कम मतलब 29, 29, 29, और फिर उसके बाद 49, 59, 69, 79, ये सभी जो हैं आपके उन उपसर्ग से बने हुए हैं। फिर अगला आता है औ या औ का, और औ का मतलब हीन होता है या निषेध होता है। अवगुण, अवगुण, अवघट, अवसर, ये सभी जो हैं आपके औ से बने हुए हैं। कु का खराब, हीन, बुरा, कुयोग, कुसमय, कुपात्र। ठीक, दू जहाँ लग जाता है उसका मतलब बुरा और हीन, दुकाल, दुबला, ये सभी जो हैं आपके दू से बने हुए हैं। फिर नी जो है निषेध, निषेध, ये 2013 में यूपीपीएससी के एग्जाम्स में आया था, पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा पेपर। निषेध, अभाव, रहित, नहीं, ये सभी जो हैं आपके नी से बने हुए हैं। निकम्मा, निखरा, निडर, निधड़ और निर्लज्ज, ये सभी जो हैं आपके नी के बने हुए हैं। फिर उसके बाद बिन, निषेध, अभाव और रहित, ये सभी बिन का है। बिना देखे, बिन ब्याह, बिन जाने। और फिर भर, भर का मतलब होता है पूरा या फिर ठीक, भरपेट, भरपूक, भरसक, ये सभी जो हैं आपके भर से बनेंगे। ठीक, भरकोस, ये सब भी होता है शब्द। फिर उसके बाद अगला आता है सात मतलब होता है सात, सहित, इसका सरस, सगोत्र, सहित, सजग और सजीव, ये सभी शब्द आपके सब उपसर्ग से बने हुए हैं। सु, देखिए सु का मतलब सुंदर या फिर अच्छा, सुडौल, सुघड़, सुशील, सुयोग, सुजन, इससे सब बनते हैं। सुलोचन, सुलोचन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। सुलोचना, ठीक, सुलोचना भी जो है ये भी आपका सु से बना हुआ है। ठीक, सुचेत भी है। तो ये आपके कौन से थे? ये आपके थे हिंदी उपसर्ग। फिर आगे बढ़ते हैं, उर्दू उपसर्ग की बात करते हैं। उर्दू उपसर्ग कौन कौन से हैं? उर्दू उपसर्ग हमने बताया कितने हैं आपके, टोटल 19 हैं। अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी, बा, बद, बर, बा, बिल, बिला और बेला और सर, हम, हर, ये सभी उपसर्ग आपके उर्दू और फारसी उपसर्ग हैं। उर्दू और फारसी चाहे दोनों में से कुछ भी कहिएगा। ठीक, उर्दू और फारसी के मिले जुले उपसर्ग जो हैं यही हैं। अब इसके बाद में इसमें देखते हैं अल के लिए क्या होता है। अल के लिए देखिए, अल का मतलब होता है निश्चित, इसका मतलब अल गरज, अलबत्ता, ये सभी जो हैं आपके क्या हो गए, उर्दू उपसर्ग हैं। अब इसके बाद में ये दोनों शब्द आपके अल से बने हुए हैं। एन, एन मतलब ठीक, पूरा, एन जवानी, एन वक्त, ये सभी जो हैं आपके अच्छा एक चीज़ और बता दें, हिंदी उपसर्ग से बने वाले शब्द आपके किस में आएंगे? तद्भव में आएंगे, तद्भव में आएंगे, ये भी याद रखिएगा हमेशा। तो तद्भव तत्सम भी आप अच्छे से पहचान पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें से एन, ठीक, पूरा,
एन जवानी एन वक्त। और कम थोड़ा हीन, कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन, कम उम्र, कमज़ोर, कम बढ़त या फिर कम अक्ल, कम समझ, ये सभी जो हैं कम से बने हुए हैं। कम वक्त, ये सब भी आपने सुना होगा। ठीक, और चलते हैं आगे, अगला देखेंगे खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा, खुशबू, खुश दिल, खुद किस्मत या फिर खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशहाल, ये सभी जो हैं खुश से बने हुए शब्द हैं। सब में खुश उपसर्ग लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, गैर। गैर का मतलब होता है भिन्न, विरुद्ध, गैर मुमकिन, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर मिजाज, ये सभी हो गए आपके गैर से बने हुए। और बहुत सारे आपने सुने होंगे, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर, जब ना पहुँचो कहीं तो गैर हाजिर हो जाते हैं। तो ये शब्द जो हैं आपने सुने होंगे। तो इसमें क्या हो गया, गैर या का मतलब भिन्न या विरुद्ध, ये सभी आपके गैर से बना हुए हैं। इसका जो है प्रयोग अभाव और नहीं में भी प्रयोग करते हैं, गैर हाजिरी जो हो गया। और ये सब जैसे इसका प्रयोग गैर का मतलब अभाव या नहीं भी होता है। ठीक, फिर क्या है, दर। दर का मतलब होता है में, दरअसल, दरकाल, दरखास्त या दर हकीकत, दरवेश, ये सभी जो हैं दरमियान, दरबार, ये सभी शब्द आपके दर से बने हुए हैं। फिर ना। ना का मतलब होता है अभाव, जैसे ना उम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज, फिर ना समझ और नामुमकिन, नालायक, ये सभी आपके शब्द ना से बने हुए हैं। नाबालिग भी जो है ना वही उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है, जिसका अभाव हो जाता है। ठीक, देखिए फिर आगे, फिल। फिल का मतलब होता है मैं, फ़िलहाल, इससे बनना वाला शब्द फ़िलहाल है। फ़ी, ये वाला देखिए, इसका मतलब होता है प्रत्येक। फ़ी सैकड़ा, फ़ी आदमी, ये सभी जो हैं आपके फ़ी से बनेंगे। बा। बा का मतलब होता है और, में या फिर अनुसार, बनाम, बद, बैल, बैजलास, बैजलास। फिर उसके बाद बदस्तूर, बदौलत, इसी तरीके से बकौल, ये सभी शब्द जो हैं बा से बने होते हैं। फिर अगला है बद, मतलब होता है बुरा, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम और बदबू, ये सभी जो हैं शब्द आपके बद से बने हुए। बद से बने हुए बहुत से शब्द बार बार पूछे जाते हैं, जैसे बदतमीज, बदहवास, बददुआ, बदचलन, बदनीयत, ये सभी शब्द जो हैं बद उपसर्ग लगा करके बने हुए हैं। तो और एग्ज़ाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। बर ऊपर होता है बर का, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरतरफ, बरवक्ता, ये सभी बर से हो गए। बा के देखिए, बा का मतलब होता है साथ, बावफा, बाकलम, बाकायदा। और फिर बिल। बिल का मतलब होता है साथ, बिल्कुल, बिलमुक्ता। फिर बिला का मतलब क्या होता है, बिला का मतलब होता है बिना। बिना का मतलब बिला शक, बिला दिमाग, बिला कसूर। फिर उसके बाद बे। बे का मतलब होगा बिना, बिना, बेईमान, बेदर्द, बेअक्ल, बेवकूफ़ और बेहरम, ये सभी जो हैं बेहतर, बेहोश, बेचैन, बेचारा, बेइज्जत, ये सभी बे से बनते हैं। ये सब भी ध्यान रखिएगा, लिखे नहीं हैं आपको और बताए दे रहे हैं इसलिए। ला। ला का क्या है, बिना, लाचार, लावारिस, लाजवाब, लाइलाज, ये भी सब पूछे गए हैं। लापरवाह, लापता, लाइल्म, ये सभी ला उपसर्ग से बने हुए हैं। सर का मतलब होता है मुख्य। मुख्य का मतलब देखिए, सरकार, सरताज, सरदार, सरगना, सरहद, ये सभी जो हैं सर से बने हुए हैं। फिर हम का मतलब होता है बराबर, हम उम्र, हम दर्द, हम वतन, हम सफ़र और हम राज। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर सार, हर आदमी, हर रोज़, हर माह, हर तरफ, ये सब, हर एक, ये सभी जो हैं आपके हर उपसर्ग से बने हुए हैं, जिसका मतलब होता है प्रत्येक। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला आएगा हमारा अंग्रेजी के जो उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी में। ये कौन से हैं, सब है, डिप्टी है, वाइस है, जनरल है और चीफ है। देखिए, सब का मतलब अधीन होता है, भीतरी होता है या नीचे होता है। सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, ये सभी जो हो गए आपके सब से बने हुए हैं। डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सभी आपने बहुत सारे, डिप्टी सीएम, ये सभी बहुत से आपने डिप्टी से सुने होंगे। वाइस का क्या हो गया, सहायक। सहायक में वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी आपने सुने होंगे।
फिर उसके बाद जनरल, जनरल का मतलब होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सभी जनरल से बनते हैं। फिर अगला है चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर हो गया। हेड, हेड का मतलब होता है मुख्य, मुख्य का मतलब हो गया हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ये सब जो शब्द आपने भी ध्यान दिए होंगे और सुने भी होंगे। ठीक, ये सभी थे आपके क्या, उपसर्ग। जितने भी इम्पोर्टेंट उपसर्ग थे वो मैंने आपको सभी बता दिए। अब इसके बाद में आपको जो है कुछ शब्द इसके बाद में आगे जब हम करवाएंगे क्वेश्चन, उसमें कुछ शब्द ऐसे बताएंगे जिसमें आपको दो दो मिल जाते हैं। जैसे अप्रकाशित, अप्रकाशित, जिसमें आपको दो दो मिल जाएंगे। अब इसमें जो है दो उपसर्गों का इस्तेमाल किया गया है, एक आ और दूसरा प्रा। तब उसके बाद में इसको जोड़ा गया है, बनाया गया है। तो अप्रकाशित में दो उपसर्गों का इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत में क्या होते हैं, दो उपसर्गों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है। ठीक, इसी तरह से ये बने हुए हैं। चलिए अब ये भी कुछ आपको हम बता देंगे आगे। अब अगले लेक्चर में देखेंगे हम प्रत्यय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको इस तरह से बताया है कि अगर ये आप शब्द याद कर लेते हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं, तो आप जो है कभी भी आपके उपसर्ग के क्वेश्चन आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप बहुत ही आसानी से उपसर्ग का क्वेश्चन जो है तुरंत का तुरंत देख कर ही कर ले जाएंगे। तो आप जो है उसको छोड़िए, क्वेश्चन को देख करके और रटना छोड़िए, इसको ध्यान कर लीजिएगा। इन सब उपसर्ग जब आपको पता रहेंगे तो ढूंढना क्या चीज़ें हैं, तो जब तक पहले जब तक वो नहीं पता होगा तब तक आप कितने भी चीज़ें ढूंढ डालिए, कितने भी चीज़ें कर डालिए, उसकी आपकी मेहनत उतनी सफल नहीं होगी। जब आपको पता है कि हाँ ढूंढना क्या है, तो वो सामने सामने रखा होगा तो उठा उसको आप ढूंढ लेंगे, तुरंत पता चलता है। आपको यही नहीं पता कि ढूंढना क्या है, उसके बाद में आप ढूंढ रहे हैं तो सामने भी वो चीज़ रखी होगी, तो आप कभी नहीं ढूंढ सकते। तो उसको रटिए नहीं, पहले इसको अच्छे से पढ़िए। इसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें आपके तद्भव तत्सम भी छुपे हुए हैं, इसमें आपके संधि भी शब्द छुपे हुए हैं। तो संधि को भी पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, उससे भी पढ़ लेंगे। तो संधि भी जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद में आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन लगाते रहिए, देखेंगे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना लोगों को मत भूलिएगा। हमारा भी मोटिवेशन जिससे बढ़ता रहे और आपको हम अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।